अगर हम किसी एक पात्र में मान लीजिएगा कि कुछ केमिकल लेने की ट्राई करते हैं, पानी मान लेते हैं कि एक पानी का टैंक है जो आपके छत के ऊपर रखा हुआ है और इसमें मैं जितनी दर से पानी को भेज रहा हूँ उतनी ही दर से मैं पानी को निकालने की ट्राई कर रहा हूँ। अगर दोनों की दर समान हो जाए तब आप बोलेंगे कि पात्र के अंदर का जो कि जल होगा वो बदलेगा नहीं, और जब बदलेगा नहीं तो बोलेंगे कि ये बन जाएगा एक साम्यावस्था में, जितना पानी आया उतना ही पानी चला गया। तो रासायनिक साम्यावस्था में अगर मैं एक केमिकल लेता हूँ ए और मान लेता हूँ कि ये केमिकल 3 मोल आगे जा रहा है बी बनाने के लिए, और सेम समय पर बी जो केमिकल है वो 3 मोल पीछे आ गया, तो क्या आपको समय के साथ में ए में कोई परिवर्तन दिखाई देगा या ये नियत रहेगा? तो बोलेंगे अगर ये नियत रहेगा तब मैं इसको बोलूँगा कि ये आपका साम्यावस्था में बना हुआ है। सिमिलरली अगर आप बात करने लगें किसी एक अभिक्रिया की, मान लीजिएगा मैं N2 प्लस H2 प्लस H2 और प्लस H2 लिखता हूँ, तो इन्होंने कहा है कि जो भी दर होती है रिएक्शन की, अभिक्रिया की, वो डिपेंड करती है N2 की सांद्रता पर। केमिकल नंबर ए, केमिकल नंबर हुआ H2, अरे थर्ड केमिकल भी H2 है और फोर्थ केमिकल भी आपका H2 हो गया, और इसको मैं कंबाइन करके बोल सकता हूँ N2 की घात 1 और H2 की घात 3। तो ये नॉर्मली अगर सेम प्रोसीजर में लॉ में कन्वर्ट करता हूँ तो उन्होंने पहले कहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होगी वो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। अब ये सक्रिय द्रव्यमान को हम जनरली सांद्रता मानने की ट्राई करते हैं। अगर सांद्रता मानते हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर आप इस पर्टिकुलर को ए बार बात कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा ए की घात 1 इंटू ए की घात 1 इंटू ए की घात 1, और करते करते कितनी बार आएगा? बोलेंगे ए बार आएगा तो लिखा जाएगा ए की घात ए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर केमिकल बी भी बना हुआ है तो बोलूँगा बी की घात 1, फिर से बी की घात 1 आएगा, और ये कितनी बार तक आएगा? बोलेंगे ये बी बार तक आएगा, तो फुल एंड फाइनली आपका आंसर बन जाएगा बी की घात बी। इसका मतलब अग्र अभिक्रिया की जो दर होगी वो हो जाएगी आपकी यहाँ पर ए की घात ए और बी की घात बी, और आपने ये चिन्ह हटाने के बाद बना दिया के एफ। के एफ को हम बोलेंगे एक नियतांक या कहें नियत माना जाएगा। अगर ये रिएक्शन मान लीजिएगा आगे ना आकर ये रिएक्शन पीछे आने लगती है तो अभी के लिए आपका अभिकारक क्या माना जाएगा? बोलेंगे अब अभिकारक बन जाएगा आपका सी और सी। इसीलिए आपको बोला गया कि जो पश्च अभिक्रिया की दर होगी वापस आने की दर वो बन जाएगी सी की घात 1, सी की घात 1, और करते करते आप इसे सी बार लिख देंगे। क्या मैं समान रूप से बोल सकता हूँ ये डी में भी चेंज हो जाएगा और डी भी बन जाएगा डी की घात डी। तो अब आपके पास 2 लॉजिक बन चुके हैं। एक आ चुका है आपका आगे जाने की दर जिसको हमने सिंबल दिया है रेट फॉरवर्ड, और एक को सिंबल दिया है रेट बैकवर्ड। आपका चिन्ह हटाने के बाद पर्टिकुलर फॉर्मूला बन जाएगा के बी। अब ये साम्यावस्था क्या होती है? साम्यावस्था होती है जिस दर से कोई अभिक्रिया आगे जा रही है एग्जैक्टली उतनी ही दर से एक अभिक्रिया पीछे आ रही है। तो हमने इस पर्टिकुलर को नाम दिया कि साम्यावस्था पर जितना भी अग्र अभिक्रिया होगी उतना ही पश्च अभिक्रिया होगी, और दोनों की वैल्यू हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। जब इन सबको सॉल्व किया तो पता चला कि ये जो पर्टिकुलर के एफ जब हर में जाएगा के बी के साथ में तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा के बी के फॉरवर्ड अपॉन के बी इक्वल टू उत्पादों की सांद्रताएं डिवाइड बाई अभिकारक की सांद्रताएं, और हमने के एफ अपॉन के बी को एक नया कांस्टेंट नाम दिया जिसका नाम होता है के सी। ध्यान दीजिएगा के बहुत सारे होते हैं, के सी होता है, के पी होता है, के पी सी होता है और के एक्स होता है। अगर मैं अनुपातों को सांद्रता के रूप में लिखता हूँ तो नाम आएगा इसका के सी। अगर मैं गैसीय अवस्थाओं को के बी के बीच में लिखता हूँ तो नाम आएगा के बी। अगर मैं सांद्रताएं तथा गैस जो कि किसी अभिक्रिया में हो सकती है दोनों को एक साथ लिख देता हूँ तो नाम आ जाता है आपका के पी सी।
अगर मैं पर्टिकुलर मोल प्रभाजों का अनुपात लिखता हूं तो अब नाम आ जाता है इसका kx। तो अभी के लिए हम यहाँ पर केवल Kc की बात कर रहे हैं और Kc में क्या होगा, उत्पाद अपॉन अभिकारक। ठीक है, यहाँ तक हमने एक इजी क्वेश्चन किया और कहा कि बताएगा सबसे पहले। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ तो केमिकल कौन है, बोलेंगे NH3, केमिकल NH3 है, बोलेंगे NH3 की घात 2। क्यों घात 2 लगाया, क्योंकि भाई आपने NH3 से पहले 2 लिखा हुआ था। ध्यान रखिएगा जो नेगेटिव मार्क्स लेने की ट्राई करते हैं वो ये ना करें कि इसको लिख कर आ जाएं आप। यहाँ पर 2 को वर्ग नहीं किया जाएगा, जो केमिकल होगा उसकी घात 2 आएगी। हम समान रूप से बोल सकते हैं। अब अगर ये बना हुआ है आपका N2 और H2 तब बोलेंगे कि यहाँ पर भी लीजिएगा, डिवाइड बाई आप करेंगे अभिकारक N2 केमिकल की घात 1, H2 केमिकल की घात 3 और इस टाइप से आपका Kc तैयार हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं IIT JEE मेन में और IIT JEE एडवांस में और नीट में भी आपके। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए कि जब आप Kc की बात करेंगे तो ये नोट डाउन रखना है कि आप कभी भी ठोस की बात नहीं करेंगे, शुद्ध होगा और जो पर्टिकुलर विलायक होगा। विलायक और ठोसों को नहीं लिखा जाता। इसी पर आपके क्वेश्चन आएंगे। आप आराम से क्वेश्चन 30 या 40 कर सकते हैं किसी भी PYQ की बुक से। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा यही बताइएगा। उन्होंने कहा देखिए इस केमिकल में अभिक्रिया में केवल एक ही गैस है, बाकी सॉलिड तो उसके नहीं लिखेंगे। बोलेंगे CO2 की सांद्रता इंटू 1/1, मतलब CO2 की सांद्रता लिखी जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है जो कई बार स्कूलों में सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है 11th क्लास में और बोर्ड में भी कई बार पहले आया करता था ये। अगर आपसे पूछा जाए कि सेम पर्टिकुलर प्रोसेस को दाब के रूप में लिखेगा तो बोलूँगा भाई पहले हमने लिखा था अग्र अभिक्रिया की दर सांद्रताओं पर डिपेंड करती है। अब मैं बोलूँगा A की घात A, जहाँ पर PA रहेगा उस पर्टिकुलर गैस का दाब या कहें आंशिक दाब। वही चीज़ जो मैं सांद्रता में लिखा हुआ था वही चीज़ अब आप उसके दाब में लिखना स्टार्ट कर देंगे। आप बोलेंगे PB की घात B, जैसे कि आपने पहले किया था। सिमिलरली आपने कहा कि ये चिन्ह हटाएंगे तो आपने K फॉरवर्ड लगाया और आपका अग्र अभिक्रिया की जो दर आ गई वो आ गई RF = KF, आंशिक दाब ऑफ A की घात A, आंशिक दाब ऑफ B की घात B। सेम पर्टिकुलर मेथड से आपने दोबारा से बनाया और कहा कि अगर हम बात करने लगे यहाँ पर पश्च अभिक्रिया की दर तो वो भी बन जाएगा C और D पर डिपेंड करेगा और जैसे आपने सांद्रता किया था वैसा ही आपको यहाँ पर दाब का वैल्यू मिल जाएगा। जब आप बात करते हैं साम्यावस्था की तो आगे जाने की दर और पीछे आने की दर समान होगी। तब आपने इसको वही पैटर्न में काम किया और मुझे लगता है कि ये अब आपको क्लियर हुआ होगा कि आपने दोनों को जब इक्वल किया तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा KF/KB = दाब उत्पादों का डिवाइड बाई दाब अभिकारकों का। K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड को हमने एक नया नाम दिया जिसका नाम था KB। ठीक है, अब अगर आप बात करने लगे किसी के आंशिक दाब की तो इसे पढ़ाया जाता था आपका आदर्श गैस समीकरण में। अगर आप बात करने लगे आदर्श गैस समीकरण में तो आपने पढ़ा होगा PV = nRT और PV = nRT को लिखा जा सकता है N/V.RT। अगर आप कभी बात करते हैं मोलरता की तो मोलरता का जो सिंबल होता था वो M होता था और फॉर्मूला लिखा जाता था मोल अपॉन, बताइएगा क्या होता था, तो बोलेंगे आयतन होता था, वो भी किस में, लीटर में। नॉर्मली इसको हम मोलरता लिखते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। फॉर्मूला बन जाएगा आपका सांद्रता C, RT की घात आपका बन जाएगा C। अगर मैं दोबारा से बात करने लगता हूं और बोलता हूं कि मैं तो केमिकल D की बात कर रहा हूं तो बोलूँगा किसी गैस का आंशिक दाब होता है उस गैस की सांद्रता जिसको हमने D से रिप्रेजेंट किया इंटू RT। ध्यान रखिए कई बार सांद्रता को C लिख दिया जाता है तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न नहीं होना कि C सांद्रता है या C केमिकल C है। तो इसलिए जो नोट्स हैं वो बहुत ध्यान से बनाए गए हैं, कभी आप इस पॉइंट में कन्फ्यूज़न हो जाए। यहाँ पर C का मतलब केवल और केवल सांद्रता से है।
अब आपने उत्पादों की बात कर दी, तो क्या मैं मान सकता हूँ कि आप थोड़ी देर में जो आपके अभिकारक होंगे इस सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को ध्यान से देखा जाए तो आपका आर टी कॉमन आया है, और कॉमन आने के बाद आपने लिखा कि मैथमेटिक्स लगाने के बाद फॉर्मूला बन जाएगा आर टी की घात सी प्लस डी, चूँकि वो अंश में है, और माइनस बन जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, और जो बच गया वो डेटा आपको देखा हुआ लग रहा होगा, सी की घात सी, डी की घात डी अपॉन ए की घात ए और बी की घात बी, जिसे हमने नाम दिया था के सी। तो फाइनली फॉर्मूला हमारा तैयार हो चुका है, के पी इक्वल टू के सी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्यों लिखा है? तब हम बोलेंगे भाई हम गैस के अणु के ही का ही अंतर निकालेंगे, यहाँ पे हमें किसी भी ठोस से मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात है कि जब मैं इसको गैस मान रहा हूँ तो टेक्निकली आपको इसको आदर्श गैस ही मानना चाहिए, क्योंकि आपने पी वी इक्वल टू एन आर टी लगा दिया। अब IIT JEE मेन और नीट कैसे क्वेश्चन पूछती है वो भी आपके सामने है, और पूछ लिया कि बताएगा इस पर्टिकुलर में उत्पाद में कितने गैस हैं, बोलेंगे 2, अभिकारक में कितने हैं 1, तो बताएगा अंतर कितना आ गया 1, तो फॉर्मूला बन गया KP इक्वल टू KCRT की घात 1। मतलब आपको केवल अंतर ढूंढना है और कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल नंबर 2 में कितने अणु हैं या कितने आपका मोल दिए गए हैं उत्पादों में, बोलूँगा 4, और बोलूँगा यहाँ पर कितने दिए गए हैं 2। जब दोनों को माइनस किया तो आपका आंसर आ जाएगा KP इक्वल टू KC और RT की घात 2। इस पर्टिकुलर चैप्टर में जब कभी भी आप प्रेशर की बात करें या R की बात करें तो R का मान केवल और केवल 0.0821 ATM डॉट लीटर पर मोल डॉट केल्विन ही रखना है। अब हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, मतलब विघटन की दर शायद इसको बोलते हैं, या आप कंफर्म कीजिएगा कि क्या इसको बोला जाता है। अगर मैं पर्टिकुलर बात करता हूँ, ध्यान से करना है इसको, इसकी प्रैक्टिस करनी है, कई बार लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में को बोलते हैं अल्फा। 1 में से जाने वाला होता है अल्फा जो अभिक्रिया में आगे जाएगा। तो बताओ 2 में से जाने वाला कितना होता है, तो बोलूँगा 2 अल्फा। 3 में से जाने वाला कितना होगा 3 अल्फा, और ए में से कितना जाने वाला होगा अभिक्रिया में, बोलेंगे ए अल्फा। ये याद कर लीजिएगा, जब आप प्रतिशत की बात करते हैं तो आपकी जीन्स या टी शर्ट कितने की भी आए, प्रतिशत का मतलब होता है कि आप आउट ऑफ 100 बता रहे हैं, 100 में से कितना भाग है। सिमिलरली जब आप विघटन की दर बताते हैं या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताते हैं तो आप बताते हैं कि तुलनात्मक वो 1 में से कितना जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, चीज़ें बड़ी गड़बड़ करवाते हैं लोग, पता नहीं अल्फा में कुछ भी लिख के आ जाते हैं। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया कि अगर आप प्रारंभ में टाइम इक्वल टू 0 पर केमिकल PCl5 लेते हैं A, और ये लेते हैं 0,0, मतलब पात्र में केवल PCl5 है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, केमिकल A में से अभिक्रिया में आगे जाने वाला कितना होगा, बोलूँगा A अल्फा। बताएगा 1 मोल से कितना बनता है 1 मोल, तो A अल्फा के आगे जाने से भी कितना बनेगा, बोलेंगे A अल्फा। 1 से बनता है 1, 2 से बनता है 2, तो A अल्फा के आगे जाने से बनेगा कितना, बोलेंगे A अल्फा। जितना गया है उतना ही बनेगा। क्या सिमिलरली आप बोल सकते हैं कि यहाँ से भी A अल्फा बनेगा? ये तो आपने कवर किया होगा कि अभिक्रियाओं को किस टाइप से लिखना है, और ये आपका तैयार हो चुका है सभी जगह पर ए अल्फा आपने तैयार कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पात्र का आयतन V है, साम्यावस्था पे जो कुल दाब है उसका मान P है, और साम्यावस्था पे कुल मोलों की संख्या A1 प्लस अल्फा आएगी। चेक कीजिएगा, A माइनस A अल्फा आपका यहाँ से आएगा, और उसके बाद A अल्फा और A अल्फा सभी लोग होंगे तो एक पात्र के अंदर ही। अभिक्रिया को देखते हुए क्या आप ये भी बोल सकते हैं कि इसमें जो आपका डेल्टा NG है फाइनल माइनस इनिशियल वो 1 बना हुआ है। अब आराम से क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं, सोच के करना। केसी का फॉर्मूला आएगा उत्पाद PCl3 की घात 1 Cl2 की घात 1 डिवाइड बाई PCl5। अब PCl5 में यहाँ पर मोल नहीं लिखने, आपको क्या लिखना है, बोलूँगा कंसंट्रेशन का मतलब हो गया मोलरता, और मोलरकत्ता का मतलब हो गया मोल अपॉन आयतन। मोल अपॉन आयतन, एक है PCl3 का और दूसरा है आपका Cl2 का।
भाग आपका आएगा A1 माइनस एल्फा अपॉन वी, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया था, अगर आपको याद है तो देखो। ठीक है, जब आपने इन सबको सॉल्व किया तो आपका फॉर्मूला बन चुका है ए एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा वी। कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता है और सांद्रता का मतलब है मोल अपॉन वॉल्यूम, ये आपको पता होना चाहिए। अब मेन और नीट कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, आपसे भी पूछा जाएगा कि अगर आप केसी को बात करते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं ए एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा अपॉन वी, तो बताएगा वी के बढ़ने पर केसी क्या होगा। तो आपका जो आंसर रहेगा वो बोला जाएगा कि v के बढ़ने पर केसी पे कोई भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि केसी तो एक नियत है, नियतांक है, और v के बढ़ने से ऑटोमेटिकली क्या चेंज हो जाएगा, बोलेंगे अल्फा चेंज हो जाएगा, जिसकी केसी की वैल्यू सदैव समान रहे। जो लोग नेगेटिव मार्क्स लेके आते हैं उन्हें पता चल गया होगा कि आपने क्या आंसर निकाला होगा। तो ये क्वेश्चन आपका एक बार तो अगले ही ईयर आ गया, 2 बार रिपीट हो गया है कम से कम। बात करते हैं केसी को छोड़कर हम केपी की बात करते हैं, और केपी मुझे कई बार कम आता है तो मैं पहले प्रैक्टिस करता हूँ। चैप्टर का नाम है आदर्श गैस इक्वेशन। आदर्श गैस इक्वेशन में बोला गया कि अगर एक कंटेनर में आपके पास एक ब्लैक कलर की गैस है और एक रेड कलर की गैस है, तो ब्लैक कलर वाली गैस बोलेगा भाई मेरा पीवी इक्वल टू एनआरटी। मैंने कहा कौन सी गैस है, बोलेंगे भाई मैं जो हूँ वो प्रेशर ए होगा जब गैस के मोल ए होंगे। सेम पात्र में अगर आप दोनों गैस एक साथ भर देते तो बोलूँगा पीवी इक्वल टू एनआरटी, और अगर ये गैस होगा प्रेशर होगा टोटल, तो मोल भी क्या होंगे, टोटल। जाहिर सी बात है, अगर आप टोटल मोल की बात करें तो टोटल प्रेशर निकालेंगे। पात्र समान है, इसीलिए आप यहाँ पर आयतन से आयतन कट करते हैं, और टेम्परेचर समान है तो इससे भी कट कर देते हैं। फुल एंड फाइनली आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ टोटल इक्वल टू बन जाएगा एन ए अपॉन एन टोटल। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपने कभी सुना होगा कि इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे मोल प्रभाज या कहें मोल फ्रैक्शन। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा पी ए इक्वल टू एक्स ए इंटू पी टोटल। ये उम्मीद करते हुए कि स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर का इम्पैक्ट नहीं आएगा। यह आपको रफ कॉपी पे लिखना पड़ेगा कि आगे से हम मूल प्रभाज की जब बात करेंगे और आंशिक दाब की बात करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा पी ए इक्वल टू एक्स ए इंटू पी टोटल। अब आपने क्वेश्चन को समझाने के लिए चैप्टर में डेप्थ नॉलेज के लिए कहा कि मुझे केपी निकालना है। केपी क्या होगा, बोलेंगे उत्पादों का प्रेशर अपॉन अभिकारकों का प्रेशर। अब किसी गैस का आंशिक दाब क्या होगा, बोलेंगे भाई मेरा दाब, मेरे मोल, हमने कहा भाई आपके मोल कितने हैं, बोलेंगे ए अल्फ़ा। टोटल मोल कितने हैं कंटेनर में, बोलेंगे A1 प्लस एल्फ़ा इंटू पी, मतलब कुल दाब। तैयार। दोबारा से Cl2 से पूछते हैं। Cl2 बोलेगा भाई मेरे मोल कितने हैं, बोलेंगे ए अल्फ़ा। कंटेनर में टोटल मोल कितने हैं, ए अल्फ़ा, A1 प्लस एल्फ़ा, और कंटेनर का कुल दाब निकालना गया। मेरे मोल अपॉन टोटल मोल इंटू कुल दाब को हम आंशिक दाब बोलेंगे। अब अगर मैं और तीसरी चीज़ की बात करने लगूं तो बोला गया कि ब्लू कलर की जगह अगर आप चेंज कर देते हैं ये कलर, तो बोल सकते हैं भाई मेरे मोल कितने हैं, बोलेंगे आपके मोल हैं A1 प्लस एल्फ़ा अपॉन A1 प्लस एल्फ़ा इंटू पी। कॉपी को बिना गंदा किए हुए क्या आप ये बोल सकते हैं कि आंसर आपका अल्फ़ा स्क्वायर इंटू पी अपॉन 1 माइनस एल्फ़ा स्क्वायर आएगा। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी चीज़ें आप कैलकुलेशन करें वो बिना कट मार्क लगाने के बाद ही करें। कट मार्क नहीं करना आपको, क्योंकि उससे आपकी स्पीड या और सिली मिस्टेक बढ़ जाती है। मतलब कई बार लोग 3 की घात 3 लिख देते हैं तो कई बार वो 9 लिख के आ जाते हैं, जबकि 3 की घात 3 कितना होता है सॉल्व करेंगे आप बाद में। क्वेश्चन फिर से हम नीट और IIT JEE का मेन लेंगे। बताएगा प्रेशर के बढ़ने पर केपी क्या होगा, बोलेंगे केपी पे कोई भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि केपी तो नियत होता है। केपी केवल 2 ही रास्ते में बदल सकता है, या तो आप अभिक्रिया बदल दें या अभिक्रिया का तापमान बदल दें।
तो अभी के लिए तो KPKC नियत माने जाएंगे। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा काम अभी क्वेश्चन करना बिल्कुल नहीं रहेगा। उन्होंने कहा जी KP तो आपने निकाल दिया, दूसरे रास्ते से अगर मुझे KC दिया जाए तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो बोलेंगे KP का फॉर्मूला आपको याद करना होता है। अब KC का मान मैंने ऊपर से कॉपी किया, KC का मान दिया हुआ चेक करो, a अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा v, और यहाँ पर मैंने फिर RT रखा। डेल्टा NG आप पहले ही बता चुके थे जब आप PCl3 की बात कर रहे हैं PCl5 की, तो इस रिएक्शन में अंतिम माइनस प्रारंभिक का अंतर आपने बता दिया। ठीक है भाई, ये तो हो गया। अब जैसे ही आपने पर्टिकुलर इसको सॉल्व करने की ट्राई करी तो हमने कहा पात्र के अंदर क्या होगा? बोलेंगे कहीं पर भी अगर आप पात्र की बात करते हैं तो लिखा जाएगा PV इक्वल टू NRT। PV इक्वल टू कंटेनर में कुल मोल कितने हैं? कंटेनर में 3 केमिकल और तीनों का जो एडिशन था वो कितना था? बोलेंगे A1 प्लस अल्फा इंटू RT। अब आप चेक कीजिएगा, अगर आप इसे RT की वैल्यू कॉपी करते हैं तो क्या लिखा जाता है? RT का जो डेटा रहेगा वो रहेगा PV अपॉन A1 प्लस अल्फा। मैंने ये कॉपी किया और कॉपी करने के बाद पता चला कि कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने कहा कौन कौन? A से A कैंसिल होगा, V से V कैंसिल होगा, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब बात करते हैं, अगर हम अपनी क्लास में बैठे हुए हैं उसमें बहुत सारे टाइप के स्टूडेंट बने हुए हैं, तो कई बार हम क्लास का एवरेज मार्क्स बताते हैं कि हमारी क्लास में इतना एवरेज मार्क्स चल रहा है। क्लास का मार्क्स अगर बहुत अच्छा होगा इसका मतलब जो आपको पढ़ा रहे हैं वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं और आप लोग बच्चे भी बहुत अच्छा स्टडी कर रहे हैं, मतलब कंबाइन इफेक्ट होता है। मेरे इस कंटेनर में भी अगर देखा जाए तो 3 गैसेस बनी हुई थी। कौन कौन सी? बोलेंगे एक गैस थी PCl5, साम्यावस्था में PCl3 और Cl2। मैंने इन तीनों के यहाँ पर नंबर ऑफ मोल लिखे जो ऊपर अभिक्रिया में लिखे हुए गए थे, और यहाँ पर जब टोटल मोल की आपकी बात आई तो यहाँ पर टोटल मोल मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आपने कभी ये फॉर्मूला स्टडी किया होगा कि अगर आप कभी औसतन अणुभार निकालते हैं तो 3 गैस के लिए आएगा X1M1 प्लस X2M2 प्लस X3M3। हमने कहा ये X1 क्या है? तो फॉर्मूला बोला जाता है PCl5 से पूछेंगे मेरे मोल अपॉन कुल मोल इंटू जिस गैस की बात कर रहे हैं उसका अणुभार। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बोला जाएगा मेरे मोल A1 माइनस अल्फा कुल मोल A1 प्लस अल्फा इंटू जिस गैस की बात कर रहे हैं उसका नाम होगा PCl5 प्लस अगली गैस से पूछते हैं भाई आपकी बात करिएगा, तो बोलेगा मेरे मोल A अल्फा कुल मोल A1 प्लस अल्फा, और मेरी जो बात कर रहे हैं वो PCl3 की बात कर रहे हैं। हमने कहा थर्ड गैस से भी पूछेंगे, और जब थर्ड गैस से पूछेंगे तो बोलेंगे मेरे मोल A अल्फा अपॉन कुल मोल A1 प्लस अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा जिस गैस की बात कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या सभी A कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होने के बाद जो आपका बचेगा कॉमन वो आएगा 1 प्लस अल्फा। हमने उसे बाहर निकाला और फाइनली ये तैयार हो गया इक्वेशन। अब इसमें भी अगर आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखें तो सोचेगा इसका मतलब क्या होता है? मोलर मास ऑफ PCl5 एक P और 5 Cl का अल्फा गुना, और अगर आप यहाँ से यहाँ तक का ऐड करते हैं तो ये भी तो वही है, एक P 3 Cl और 2 Cl मतलब एक P और 5 Cl। जब इन सब को यहाँ तक देखेंगे तो पहला पद तो नेगेटिव आया है और दूसरा पद आपके बचे हुए हैं वो पॉजिटिव साइन के हैं, तो मतलब कुल मिला के 0 बच जाएगा, और आपका फाइनली जो बचेगा इसके बाद जब ये इससे गुणा करेगा तभी वैल्यू बचेगी, और फाइनली वैल्यू आ जाएगी अणुभार ऑफ PCl5 डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा। फॉर्मूला फिर से याद नहीं करना, कभी आप फॉर्मूला याद करने लग जाएं। तो हमें एग्जाम्पल नंबर 1 की जो प्रैक्टिस करनी है वो PCl5 की करनी है कि हमें KP निकालना आना चाहिए, KC निकालना आना चाहिए, KC से KP कैसे निकालते हैं ये भी आना चाहिए, और लास्ट आपका है कि अगर गैस में साम्यावस्था में 3 या 2 गैसों से ज़्यादा है तो उनका औसत अणुभार कैसे निकालना है इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर हम बात करने लगें केस नंबर 2 की, तो हमने फिर से एक इक्वेशन ली जिसका नाम था 2 मोल ऑफ HI H2 प्लस I2।
ध्यान देने वाली बात है, स्टार्टिंग में मैं कंटेनर में केवल ए अमाउंट ले रहा हूँ, इसका मतलब ये साम्यावस्था में उस टाइम पर नहीं है। और हमने जैसे पढ़ा था कि ए में से जाने वाला ऑलवेज ए अल्फ़ा होगा, तो ए केमिकल में से अगर आगे ए अल्फ़ा जाएगा तब आप बोल सकते हैं 2 मोल गिव्स 1 मोल, तो ए अल्फ़ा गिव्स ए अल्फ़ा डिवाइड बाई 2। सिमिलरली आपने कहा ए अल्फ़ा बाई 2। बहुत से लोग जो गड़बड़ करते हैं वो ए माइनस 2 ए अल्फ़ा लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ए में से जाने वाला ऑलवेज ए अल्फ़ा ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। अदरवाइज क्लास 12th में जाके सॉल्यूशन चैप्टर में आप कवर करेंगे वांट ऑफ फैक्टर, वहाँ पर आप फंस जाएंगे। इस पर्टिकुलर के आगे आपको बोला गया कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि वॉल्यूम वी कंटेनर में साम्यावस्था पे कुल दाब आपका P बना हुआ है, और जब मैं तीनों के मोल ऐड करता हूँ A माइनस ए अल्फ़ा बाई 2 और ए अल्फ़ा बाई 2, तो कंटेनर में साम्यावस्था में कुल मोल मुझे A दिखाई देंगे। प्रारंभिक और अंत में जब मैंने इसको चेक किया तो दोनों तरफ ही 2 मोल हैं, तो मैंने कहा कि जो डेल्टा NG आएगा वो आपका बन जाएगा 0। ठीक है भाई, ये बेसिक चीज़ हमने यहाँ पर तैयार कर ली है। अब आपने कहा Kc की वैल्यू कितनी होगी, बोलेंगे Kc का मतलब होगा प्रोडक्ट H2 केमिकल की घात 1 I2 की घात 1 डिवाइड बाई HI केमिकल की घात आपका आएगा 2। क्लियर। अब अगर मैं सांद्रता की बात करूँ तो सांद्रता होता क्या था, बोलेंगे मेरे मोल, हमने कहा भाई आपके मोल कितने, बोलेंगे ए अल्फ़ा बाई 2 अपॉन आयतन, चूँकि सांद्रता का मतलब मोलरता माना जाता है, डिवाइड बाई सामने आपने I2 की वैल्यू निकाली ए अल्फ़ा बाई 2v, और अंत में आपने लिखा HI की सांद्रता मोल हो जाएंगे A1 माइनस अल्फ़ा अपॉन v की घात 2 लगाना पड़ेगा। बिना पेन का यूज़ किए हुए क्या आप ये बोल सकते हैं कि आपका जो डेटा आएगा उसमें सभी v कैंसिल हो जाएंगे और सभी a भी कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा आपका यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली हम Kp की बात करते हैं। Kp का मतलब होगा दाब का गुणनफल अपॉन दाब की घात 2, चूँकि वो 2HI के साथ बैठा हुआ है। अब किसी चीज़ का आंशिक दाब क्या होता था, बोलूँगा मेरे मोल ए अल्फ़ा बाई 2 टोटल मोल A इंटू P, और ये जो डेटा निकाला है ये हमने H2 का डेटा निकाल दिया। मेरे मोल ए अल्फ़ा बाई 2 कुल मोल A इंटू कंटेनर के अंदर कुल दाब का मान। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर आप बात करते हैं I2 के बारे में, तो I2 भी तो यही बोलेगा मेरे मोल ए अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई टोटल मोल इंटू कुल दाब। सिमिलरली आपने जब HI से पूछा तो ये भी बोलेगा मेरे मोल आपके आएंगे A1 माइनस अल्फ़ा टोटल मोल A इंटू कुल दाब, और बाद में आप इसका स्क्वायर ही करेंगे, चूँकि आपको यहाँ पर अभिक्रिया में 2 लिखा हुआ था। जब आपने दोबारा से इसको सॉल्व किया तो पता चला कि यहाँ पर P से P कैंसिल हो जाएगा और सभी A कैंसिल हो जाएगा, और ये पर्टिकुलर फॉर्मूला बन जाएगा कुछ इस टाइप का। ऑब्ज़र्व करने वाली बात है कि जितना Kc का डेटा है उतना ही Kp का डेटा है। फॉर्मूला बेस जो हम अगर करना चाहें तो क्या बोल सकता हूँ कि फॉर्मूला बन जाएगा Kp इक्वल टू Kc RT की घात डेल्टा NG, और डेल्टा NG की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने, ये वैल्यू निकाली थी हमने 0, और किसी की भी घात अगर 0 होता है इसका मतलब उसकी वैल्यू बन जाएगी 1। तो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला बेस भी अगर हम पढ़ते हैं तो बोलेंगे Kp तो Kc के इक्वल है। ईजी लगा, बहुत अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करने लगें तो अगला पॉइंट आता है कि पात्र के अंदर अगर 3 गैसेस बनी हुई हैं तो इनका औसत अणुभार कितना आएगा। हम बोलेंगे औसत अणुभार, तो उन्होंने कहा कि पहली गैस HI, अगली गैस H2 और I2, और सबको मैंने यहाँ पर मोल लिख दिए। जब सभी का योग किया तो कुल मोल जो आपके उपस्थित होंगे वो हो जाएंगे यहाँ पर आपके A मोल, ये मानते हुए कि सबको समझ में आ गया। अब हमें औसत अणुभार कैसे निकालना था, x1 m1 प्लस x2 m2 प्लस x3 m3। मोल प्रभाज क्या होता था, बोलेंगे मेरे मोल A अल्फ़ा डिवाइड बाई कुल मोल इंटू अणुभार ऑफ HI। चेक कीजिएगा हम HI की बात निकाल चुके हैं। मेरे मोल
अपॉन कुल मोल इंटू उस केमिकल का अणुभार। जब हमने सेकंड केमिकल से पूछा तो इसने भी यही कहा, मेरे मोल ए अल्फ़ा बाई 2 कुल मोल ए इंटू जिस गैस की बात कर रहे हैं उसका अणुभार। सिमिलरली आपने थर्ड गैस जो कंटेनर में उपस्थित है I2 उसको भी सेम लिख दिया। अब बिना पेन चलाए क्या मैं बोल सकता, सभी ए कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा A1 माइनस एल्फ़ा MHE प्लस एल्फ़ा बाई 2 MH2 एल्फ़ा बाई 2 M ऑफ I2। अगर मैं इतने डेटा को देखता हूँ तो I2 का मतलब होंगे यहाँ पर आपका 2I, और 2I को जब आप डिवाइड कर रहे हैं हाफ से तो बन जाएगा ये एक सिंगल I का भार। सिमिलरली यहाँ पर बनेगा सिंगल H का भार, बाद में आप इसको अल्फ़ा टाइम्स करेंगे और यहाँ से यहाँ तक ये सब प्लस साइन के साथ में बनेगा। अगर आप दोबारा से सोचते हैं तो ये जो पर्टिकुलर डेटा आएगा अल्फ़ा गुना आएगा किसका, एक HI और एक I का। क्या ऐसा लगता है जो ग्रीन कलर से लिखा है और येलो कलर से लिखा है सब मिलके ज़ीरो हो जाएगा। तो फुल एंड फाइनली बचेगा कितना अमाउंट, तो आपका फॉर्मूला बनेगा कि जब आप इसका गुणनफल करेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा अणुभार ऑफ HI। अच्छी बात है, सॉल्व करना होगा आपको। प्रैक्टिस करने के लिए केस नंबर 2 के आपको आंसर दे दिए गए हैं। अगर आप समझना चाहें इसको तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसे आप मान लीजिएगा होमवर्क। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है वो बोला जाता है कि अगर अलग अलग अवस्थाएं हैं, तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया CaCO3 जो कि सॉलिड था, CaO जो कि सॉलिड था, और जो अंतिम वाला बना हुआ है वो है आपका गैस। और KPKC में हम सॉलिड को नहीं लिखते, केवल गैस को ही लिखते हैं, ये बताया जा चुका है आपको। तो अगर यहाँ पर मैं अल्फ़ा लॉजिक ना लगा के मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आपका A में से जाने वाला हो गया X। अगर आप A में से भेजना चाहते तो X को आप विघटन की दर नहीं बोलेंगे, केवल विघटन बोलेंगे। तो आप इसको X माने, 2X माने, 3X माने, जो आपका मन करे वो मानिएगा, लेकिन अल्फ़ा के केस में तो केवल A अल्फ़ा ही आता है। जब मैंने रिएक्शन से पूछा तो उन्होंने कहा भाई 1 मोल गिव्स 1 मोल, तो x मोल गिव्स x मोल। सिमिलरली आपने इसको भी बना दिया यहाँ तक। और इस पर्टिकुलर को सॉल्व अगर हम करने लगते हैं तो चैप्टर में बोला जाएगा केसी का फॉर्मूला क्या आएगा। बोलेंगे केसी में तो केवल गैस आएगा, और वो गैस कौन सी होगी, CO2। बोलेंगे मेरे मोल कितने हैं, बोलूँगा x मोल डिवाइड बाई बर्तन का आयतन मतलब V। ठीक है, KP में भी क्या, केवल आंशिक दाब आएगा जिसका मतलब होगा KP। और अगर आप प्रेशर PV इक्वल टू nRT देखने लगें आदर्श गैस के कंडीशन में, तो प्रेशर का मान क्या आ जाएगा, प्रेशर आएगा वो आपका आएगा N/V.RT। नंबर ऑफ मोल गैस के कितने हैं, बोलेंगे x मोल। क्या अब ये समझ में आ गया, x इंटू R इंटू T डिवाइड बाई V। हमने कहा ये तो हम बिल्कुल क्लास नंबर 1 कंप्लीशन की तरफ जाने लगे, लेकिन हम KPKC को और ट्रीट कर लेते हैं। बताएगा अगर आप इस रिएक्शन को देखते हैं तो उत्पादों की साइड में कितने अणु हैं गैस के, बोलेंगे 1, और यहाँ पर कितने हैं 0। इसका मतलब यहाँ पर जो डेल्टा Ng का मान आएगा वो 1 आएगा। बहुत से लोग इसमें मज़े लेने के लिए बोल देते हैं अरे 2 - 1 भी 1 आएगा, लेकिन वो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जब डेल्टा N की बात करते हैं तो केवल गैस की ही बात करेंगे आप। तो ये मानते हुए कि आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक है ये 1 तैयार हो गया। KC और आपने RT बनाया, KC का डेटा रखा और चेक कीजिएगा आप अब KC से KP भी निकाल सकते हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन किया जाता है तो आप R का जो मान होगा वो ATM में रखते हैं, और KP अगर बात करें दाब अपॉन दाब, तो जितने भी दाब रखेंगे वो आप ATM में रखेंगे, पास्कल, टॉन और mmHg में नहीं रखते। तो ये आपको याद करना होता है। यहीं पर क्लास नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है।